नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य सिंह। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डीबीएमएस को, हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हमारा डीबीएमएस एक्चुअली है क्या। फिर हमने उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे कि हम कौन से फील्ड्स में कौन से चीजों में डीबीएमएस को अप्लाई करते हैं। हमने उसके एडवांटेजेस देखे थे कि भाई साहब हमारे डीबीएमएस यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसके कुछ एडवांटेजेस थे। और उसके बाद हमने देखा था डेटा टाइप्स, कौन से डेटा टाइप्स देखे थे हमने। तो हमने वार कैर देखा था, कैर देखा था, इंट देखा था, डेसिमल के लिए देखा था। ये सारी चीजें की थी। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो वीडियो कंप्लीट कर लो ताकि आपको ये जो आज का सेशन है ये भी कंप्लीटली अच्छे से समझ में आए। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो ताकि सारे वीडियोस मिलते जाए ना आपको। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का पार्ट जो कि है डेटा मॉडल का पार्ट। अब डेटा मॉडल्स के भी टाइप्स है, उसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेटा मॉडल एक्चुअली है क्या? डेटाबेस इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। हमारे जो डेटाबेस थे कल हमने देखे थे कि ये हम कोई पर्टिकुलर रूल्स के साथ हम इसे फॉर्म करते हैं। दिस लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज मॉडल। ये जो हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर है, हम उसे किस हिसाब से बना रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं मॉडल। डेटा मॉडल्स डिफाइंस हाउ द डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम। वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है हम उसे बनाते हैं एंड उसे हम प्रोसेस कैसे करते हैं। इट डिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द डेटा। वो डिस्क्राइब करता है कि आपने उसे कैसे स्टोर किया है एंड उससे आप कैसे अपना आउटपुट लेना चाहते हो। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेटा मॉडल दैट आर नेटवर्क मॉडल, हायरार्कियल मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। हायरार्कियल मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। ये जो रिलेशनल मॉडल है इसे हम इन डेप्थ ये पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा रिलेशनल मॉडल एक्चुअली है क्या। द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन डीबीएमएस इज रिलेशनल मॉडल। इट इज द प्राइमरी डेटा मॉडल। प्राइमरी डेटा मॉडल होता है ये एंड इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। This model is simple and has all the properties and capabilities required to process a data and store efficiently या efficiency। ये जो है हम इसे क्यों यूज करते हैं? अब इसके कोई पर्टिकुलर एडवांटेजेस होंगे भाई साहब, ये सिंपल है इसकी वजह से हम इसे यूज करते हैं, इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थिंग है। अब ये ट्रांजैक्शन है क्या? ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ वर्क। इट इज अ यूनिट ऑफ वर्क हम जो परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट अ डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, if you are creating a record, updating, deleting from a table, then you are performing a transaction in that table। समझो अब मेरे पास डेटाबेस है तो ऑफ कोर्स एक टेबल होगा, तो हम अगर वो टेबल में कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ चीजें डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हम उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम एक नाम देते हैं एंड इट इज अ transaction। That means it is a unit of work हम जो perform कर रहे हैं। It can be anything, creating, updating or deleting and record। It is important to control this transaction to ensure that the data integrity and to handle data errors। अब इसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने देखा था ना कि हमारा डेटाबेस हमें एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। कौन सा? डेटा इंटीग्रिटी का, यानी हमारा डेटा कितना एक्यूरेट है, कितना कंसिस्टेंट है, ये सारी चीजों को प्रोवाइड करता है। हमें श्योर होना पड़ेगा कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। ये आपको पूछा जाता है कि प्लीज शॉर्ट नोट ट्रांजैक्शन एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन जिसे हम एक कहते हैं एसिड, ACID। इंडिविजुअल लेटर्स जो है ये किसी चीज को स्टैंड लेते हैं, जैसे कि A हो गया एटोमिसिटी के लिए, C हो गया कंसिस्टेंसी के लिए, I हो जाएगा आइसोलेशन के लिए एंड D हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी के लिए। ये जो चारों चीजें इसे हमने टुगेदर करके एक नाम दिया एसिड। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो एसिड्स के वर्ड से, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हम इसे देखते हैं ये एक्चुअली है क्या। एटोमिसिटी, it ensures that all the operation within the work unit is completed successfully। वर्क यूनिट यहाँ बोला है यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप जो ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो वो कंप्लीट हो यानी वो कंप्लीटली सेव्ड हो हमारे डेटाबेस में। अदरवाइज द ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड एट द पॉइंट ऑफ फेल्योर एंड रिवर्स द ऑपरेशन टू रोल्ड बैक टू देयर फॉर्मर स्टेट।
अगर वो कंप्लीटली सेव्ड है तो भाई साहब ठीक है, लेकिन अगर वो सेव नहीं हुआ है, समझो सिस्टम फेलियर की वजह से वो सेव नहीं हुआ है, तो ऐड दिया उसमें कोई एरर्स है, तो एट दैट इंस्टेंट वो अबॉर्ट हो जाएगा। अबॉर्ट यानी कि वहीं पे खत्म हो जाएगा, या फिर वो रोल बैक हो जाएगा, यानी कि अगर आपका चीज सेटिस्फाई वो नहीं कर पाया तो रोल बैक हो जाएगा, यानी उसका जो प्रीवियस फॉर्मर स्टेट है उसमें वो चला जाएगा। रोल बैक यहाँ पे मतलब होता है कि वो प्रीवियस जो उसका स्टेट था, फॉर्मर स्टेट था, उसके अंदर वो चला जाएगा। कंसिस्टेंसी, इट एंश्योर्स दैट द डेटाबेस, ये डेटाबेस है, डेटाबेस प्रॉपरली चेंजेस स्टेट इनटू अ सक्सेसफुली कमिटेड ट्रांजैक्शन। कंसिस्टेंसी से हमें समझ में आता है टू बी कंसिस्टेंट, टू बी एक्यूरेट, टू बी करेक्ट। सो ये कब हम अचीव करेंगे, जब हमारा डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली कमिट हो चुका है। कमिट यानी कि ऑफ कोर्स सेव्ड, समझ लो, दूसरे वर्ड में इसे कह रही हूँ सेव्ड, हम इसे यहाँ पे कमिटेड बोलते हैं। अगर हमारा कोई भी डेटाबेस सेव्ड हो गया है, प्रॉपरली स्टोर हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो कमिट हो चुका है। एंड अगर वो कमिट नहीं हुआ होगा तो वो रोल बैक हो जाएगा उसके प्रीवियस स्टेट में। Isolation, it enables transaction to operate independently and transparent of each other। हम सभी को पता है आइसोलेशन यानी कि to be isolated, हम कहते हैं ना आइसोलेट रहो ताकि आप पढ़ सको, बहुत सारा पढ़ सको, ये यहाँ भी वो आइसोलेट रहता है, किसी और के साथ ज्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं होता है, एंड वो ट्रांसपेरेंट होता है। ड्यूरेबिलिटी से हमें एक ही चीज समझ में आती है कि वो ड्यूरेबल, उसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, उसका टाइम कितना है। इट एंश्योर्स दैट द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ अ कमिटेड ट्रांजैक्शन परसिस्ट इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। ड्यूरेबिलिटी कितने देर तक, कितने इंस्टेंस के लिए वो है, तो वो कितने इंस्टेंस के लिए रहेगा। अगर कोई भी चीज कमिटेड है और उसके ऊपर सिस्टम फेलियर स्टिल हो रहा है तो भी वो चीज कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज वो ड्यूरेबल है, वो इफेक्ट नहीं करेगा उस चीज को। अब हम देखेंगे एक्चुअली जो हम ऊपर देख रहे थे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हो गया हमारा फुल फॉर्म। फिर इट कंसिडर्स इट in RDBS, a database is considered as a collection of interrelated datas। अब हमें इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, जो मैं कब से कह रही थी, हम टेबल्स बनाएंगे, हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली ये टेबल्स है क्या। A table is a basic data storage unit in a relational database। बेसिक चीज जिसके अंदर आप अपने सारे डेटास को डालोगे, आप अपनी सारी चीजों को स्टोर करोगे सिस्टमैटिक वे में, तो हम कहाँ करेंगे उसे, टेबल्स में। अब टेबल्स आप समझ नहीं पा रहे होगे तो आपने एक्सेल यूज किया होगा, जैसे उसमें हम एक टेबल्स फॉर्म करते, सेम एग्जैक्ट उसी प्रकार में ये भी होता है। A table consists of columns and row। Of course tables है, अब हमारे पास एक टेबल है तो उसमें पर्टिकुलर कॉलम्स होंगे एंड रोज होंगे, बिना रोज एंड कॉलम्स के हमारा टेबल थोड़ी होगा भाई साहब। So a database consists of one or more tables according to which the data is stored in a table। उसके अंदर एक टेबल हो सकता है या दो टेबल हो सकता है, समझ लो। अब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कोई एक डेटाबेस बना रही हूँ तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स होंगे क्या, नहीं, उससे स्टूडेंट्स के साथ स्टाफ भी होगा, स्टूडेंट्स के साथ फैकल्टीज होंगी, नॉन स्टाफ होगा जो काम नहीं करते। सो ये सारे टेबल्स, एक टेबल नहीं हुआ, ढेर सारे अलग अलग हम टेबल बनाएंगे अलग अलग सब टाइटल्स के साथ। डेटाबेस डिजाइनर डिसाइड्स द नेम ऑफ द टेबल एंड टाइटल्स द कॉलम। अब ये जो इंडिविजुअल कॉलम्स है इसे भी हम नाम देते हैं, वो नाम सेम नहीं होता। जैसे कि अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट ओरिएंटेड कोई टेबल बना रहे हैं, तो हम फर्स्ट में उसका लिखेंगे भाई साहब तुम्हारा नाम बताओ, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि उसमें हम उसका क्लास लेंगे, भाई अपना क्लास भी बता दो, फिर अब फिर इसके बाद उसका रोल नंबर लेंगे। सो ये जो इंडिविजुअल था ये हमारे कॉलम्स हो गए, कि मैं आपको कह रही हूँ पहले आप अपना नेम डालोगे ये वाले कॉलम में, सेकेंड कॉलम में आप अपना क्लास डालोगे, थर्ड वाले में आप अपना रोल नंबर डालोगे, एंड फोर्थ वाले में समझ लो आप अपना फोन नंबर डाल रहे हो। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए। अब इंडिविजुअल बच्चा जो आएगा वो अपना अपना एंट्री करेगा, जैसे कि समझ लो मैंने मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कर दी, सो ये मेरा फर्स्ट रो हो जाएगा, फर्स्ट रो ऑफ डेटाबेस, फर्स्ट रो ऑफ स्टोरेज हो जाएगा। इसे हम समझेंगे अच्छे से और आगे। नेक्स्ट है फील्ड्स। फील्ड्स क्या होते हैं? A table consists of information which is stored under different headings which are called as fields or which are also called as columns। जैसे कि
हमने जो इधर पढ़ा, नीचे डायग्राम है हमारे पास, आई एम सो सॉरी, ये हमारा एक टेबल है। तो यहाँ पे जो ये सारी चीजें है ना, जहाँ पे आप सारी चीजें लिख रहे हो बिना हेडिंग के, ऑफ कोर्स आप उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट कॉलम में नेम डालना है, कि फर्स्ट कॉलम में डिवीजन डालना है, कि सीरियल नंबर डालना है, तो ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला जो रो होता है ना, एकदम टॉप मोस्ट रो होता है, उसे हम कहते हैं फील्ड्स, यानी कि कॉलम्स का बिगिनिंग होता है। आपको पता चलता है कि इस कॉलम में हमें क्या लिखना है। नेक्स्ट होते हैं, तो थियोरी नहीं देखते, डायरेक्टली हम देखते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं रोज, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। अब समझ जाओ, रिकॉर्ड यानी कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, पहला बच्चा का रिकॉर्ड आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम इंडिविजुअल हर बच्चे का रिकॉर्ड ले रहे, तो वो कहां पे आएगा, हमारे रो में आएगा। Each fields. A table consists of information which is stored under different headings called as fields or columns. Columns are shown vertically in a table. Vertically हर चीज दिखाई देती है। Each field or column has the individual name. Individual name होगा उसे। Two columns cannot have same name. अब इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल नेम या फिर टू कॉलम्स कैनॉट है। अब मेरे पास एक कॉलम है नेम का, अगर मैं वही टेबल में वापस एक कॉलम डाल दूं नेम का, तो ये लॉजिकल है क्या, सेंसिबल है क्या? आप समझ पाओगे क्या यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, या फिर वो कोई एक मैसअप हो जाएगा, आपका जो डेटाबेस होगा वो क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक कॉलम होता है उसका हम रिपीट नहीं करते, वो इंडिविजुअल नेम होता है, उसे हम रिपीट नहीं करते। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। ऑल द कॉलम्स इन टेबल मेक अ रिकॉर्ड। हर कॉलम को, हर इंडिविजुअल कॉलम एक रो बनाता है। Each row contains information on individual topics. अब नेम है तो each row में जो होगा हमारा नेम में नेम होगा, रोल नंबर में रोल नंबर होगा। A record is composed of fields and contains all the data about one particular person, company, atom, etc. हर, अभी ये जो फर्स्ट रो था समझ लो, सेकेंड रो जो है, इसमें देखोगे तो आपको एक इंडिविजुअल पर्सन का पोजीशन टाइटल दिख रहा है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट दिख रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन, हमें डेटा प्रोवाइड कर रही है। सो हम इसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि भाई वो हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, एंड उसे हम बोलेंगे रो। रो के अलावा भी इसे एक नाम दिया है जिसे हम कहते हैं ट्यूपल्स। ओके, फिर है की। A column or a combination of columns which can be used to identify one or many rows in a table is called as key of the table. Key होगा वो, उससे हम उस चीज, पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। समझ लो ये मेरा टेबल था, मेरे टेबल में ये चीजें थी, मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे मैं आपका क्लास लिखवा दूंगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे आपका रोल नंबर। एंड यहाँ पे आपका हर एक बच्चे का एक यूनिक आईडी होता है, जिसे हम समझ लो पर्सनल आईडी लिख देते हैं, यहाँ पे पीआईडी लिख देते हैं। ये जो पीआईडी होता है ये कभी भी दो बच्चों का सिमिलर नहीं होता, ये हमेशा यूनिक होता है। जैसे अगर मैं हूं तो मेरा समझो यूनिक आईडी अगर ए है, तो ए किसी और का यूनिक आईडी कभी नहीं हो सकता। वो एक ऐसी चीज होती है, वो एक की एलिमेंट होता है जिससे आप आइडेंटिफाई हो जाते हो कि भाई साहब ये सिर्फ आपका ही है। जैसे कि समझ लो आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका एक नंबर होता है, राइट। ये नंबर कभी भी किसी का भी सेम नहीं होता, सिर्फ ये आपका है, ये सिर्फ आपके लिए ही बना होता है। अगर वो आप कहीं भी लिख दोगे तो सिर्फ आपके डेटास दिखाई देंगे। सो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी यूनिक आईडी हो जाएगी, हमारा की एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी की। अब ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। अब की जो है, की के अंदर हम बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं, प्राइमरी की हो जाएगा, कंपोजिट की हो जाएगा, इस सारी चीजों को देखते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ एक ही चीज दी गई है कि आपको प्राइमरी की समझना है। तो ये जो प्राइमरी की होता है ना, ये वही हो गया कि वो यूनिक होगा, वो आपका पर इंडिविजुअल का एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। फॉरेन की, इट इज द फील्ड in one table that refers to the primary key of another table। ये foreign, something that is outside, हम कुछ चीजों को foreign way में अपने पास लेके आ रहे हैं, foreign चीज है। तो समझ लो हमारे पास, सो ये फॉरेन की को हम एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। समझ लो हमारे पास दो टेबल्स है, सबसे पहले हो जाएगा स्टूडेंट वाला टेबल एंड एक हो जाएगा स्कूल वाला टेबल। सो ये जो स्टूडेंट में है, हमने एक टेबल क्रिएट किया था, उसमें हमने लिखा था कि भैया बच्चों का हमारे पास नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, और वो किस स्कूल में है
उसका जो स्कूल आईडी है उसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहां से? हमारे पास एक दूसरा टेबल है, टेबल स्कूल है, जिसमें हमने लिखा है उसका प्राइमरी की टू बी एज SID। जो SID होगी यानी कि स्कूल आईडी होगी, वो ऑफ कोर्स उसकी एक प्राइमरी की है, यानी कि वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। वो दो स्कूल्स की कभी सेम नहीं हो सकती, राइट। सो ये जो हमारा प्राइमरी की है उसे हम जब आप आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी की को हम हमेशा अंडरलाइन करते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो कि वो हमारी प्राइमरी की है। और हमने स्कूल का नाम लिखा है और वो कहाँ पे है स्कूल, उसका वो लोकेशन लिखा है। सो अब फॉरेन की ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? तो मेरा स्टूडेंट्स वाला जो टेबल है उसमें मैंने एक SID लिखा है, राइट। ये आपको दिख रहा है SID, जो कि हमारे स्कूल वाले टेबल में प्राइमरी की था। सो मैं क्या करूंगी, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे डेटाबेस को मैं इस SID को यहां से इंपोर्ट करूंगी हमारे स्टूडेंट्स वाले टेबल में, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे स्कूल्स की आईडी लिख के आ जाएगी। जैसे कि समझ लो हमारे पास एक स्कूल है जिसका नाम है ABC एंड उसकी एक यूनिक आईडी थी 001, उसकी एक यूनिक आईडी थी। तो डायरेक्टली यहाँ पे समझो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अदिति, समझ लो। सो उसका स्कूल का आईडी हो जाएगा 001, जो स्कूल का आईडी था वो हो जाएगा 001। ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये सारे जो डेटास थे ना 001, या फिर उसका जो स्कूल का नाम था, या फिर उसका स्कूल का जो लोकेशन था, वो सारी चीजों को वो यहाँ पे डिटेल्ड वे में दिखाई देगा। अगर ये 001 आ गया यहाँ पे तो इससे हमें स्कूल वाले टेबल की, स्कूल वाले डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन हमें फटाक से मिल जाएंगी, हमें समझ में आएगा, क्योंकि वो हमारी एक फॉरेन की थी टेबल स्टूडेंट की, एंड वो चीज हमारे स्कूल की प्राइमरी की थी। ये SID यहाँ पे हमारी प्राइमरी की है, वही चीज हमारी स्टूडेंट में SID जो है हमारी फॉरेन की है, हमारी वो यहाँ पे फॉरेन की है। याद रखना, हमने स्कूल से प्राइमरी की को उठा के हमारे स्टूडेंट्स में उसे एक फॉरेन की बनाया। सो अब हम देखते हैं कि हमारे फॉरेन की का डेफिनेशन क्या था। इट इज अ फील्ड, एक कॉलम इन वन टेबल, एक कॉलम यानी कि फील्ड था, राइट। एक कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। वो रेफर करता है प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। समझ में आया? प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल क्या था, हमारे पास SID था, राइट। वो हमने इंपोर्ट किया या उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया, कहाँ पे? स्टूडेंट्स वाले में। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप इन डेटाबेस। रिलेशनशिप कौन सी हमें पढ़नी है यहाँ पे? रिलेशनशिप लिंक डेटा फ्रॉम, रिलेशनशिप्स जो होते हैं लिंक डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल टेबल टू इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ द डेटाबेस। वो लिंक करता है। रिलेशनशिप मीन्स ऑफ कोर्स रिश्ता होना किसी चीज का, यानी लिंक होना एक दूसरे में। A relationship in the context of database is a situation that exists between two relational database table when one table has a foreign key that is used to the reference of the primary key of another table। इसे ध्यान मत दो इतना, ये बस एक फॉरेन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिलेशन बता रहे हैं। समझ लो हमारे पास एक टेबल था, मैं टेबल को यहाँ पे नॉर्मली ओवल से दिखा रही हूँ, यानी सेकंड टेबल था, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होगा, राइट। फॉरेन की का रिलेशनशिप होगा। तो इसके हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन रिलेशनशिप हम इसमें स्टडी करेंगे। 1 to 1, 1 to many एंड many to many। 1 to 1 से ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है कि 1 इधर होगा, मतलब 1 इधर नहीं, 1 एलिमेंट 1 एंटिटी हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं एंड अनदर 1 हम दूसरे टेबल से कंसिडर कर रहे हैं। 1 to many यानी कि यहाँ पे 1 होगा एंड वहां पे many लिंकिंग्स होंगे, बहुत सारे रिश्ते होंगे। many to many यानी कि दोनों साइड से रिश्ते निभाए जाएंगे बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, भैया हंस रहे, फॉर एग्जाम्पल a table called employee has a primary key called as employee ID। हमारे पास एक टेबल है employee एंड उसकी जो हमने प्राइमरी की थी उसको हमने क्या बोला है, employee ID, यानी कि वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी वाला कॉलम बन जाएगा। Another table employee details has a foreign key which refers to employee ID in order to uniquely identify the relationship between the two tables। Same, इन्होंने एम्प्लॉइज का एग्जाम्पल लिया है, हमने वहां पे स्टूडेंट्स एंड स्कूल वाला एग्जाम्पल लिया था। अब 1 to 1 क्या है हम देखते हैं। इन 1 to 1 relationship, one record of the table is associated with one and only one record of the another table। One record is associated with only one। जैसे कि समझ लो ये मेरे पास एंटिटी 1 था, उसे हम एंटिटी कहते हैं, ये एंटिटी 2 था, तो अगर यहाँ पे ये ABC है
एंड यहाँ पे 1 2 3 है। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक ही स्कूल में रह सकता है, एक स्टूडेंट सिर्फ एक स्कूल में, तो यानी कि इसका रिलेशनशिप ऐसा हो जाएगा। या फिर समझ लो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए वाला जो बच्चा है वो 3 स्कूल में हो, 3 जिधर था, सी वाला 1 में हो, लेकिन सिर्फ एक ही रिश्ता होगा दोनों के बीच में कि एक बच्चा एक ही स्कूल में हो सकता है। अब नेक्स्ट है इनका 1 to many, या इसे हम कहेंगे many to 1, दोनों वाइस वर्सा कह सकते हो। दिस इज द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप टाइप, ये मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप टाइप है। इन दिस टाइप अ रिलेशनशिप अ रो इन टेबल सिटी, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, हम हमारा ही एग्जांपल कंसिडर करेंगे। सो समझ लो हमारे पास एक एंटिटी है, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स और स्कूल को कंसिडर किया था, स्टूडेंट्स एंड स्कूल को कंसिडर किया था, राइट। सो हमारे पास जो एंटिटीज के अंदर वैल्यूज थे ABCD 1 2 3, इन्होंने कहा है कि 1 to many या many to 1 है। सो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा A जो है वो एक या एक से ज्यादा स्कूल में एडमिशन या एक से ज्यादा स्कूल में रह सकता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऑफ कोर्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट हमने ऐसा एक एग्जांपल लिया था। या फिर उनका ये भी हो सकता है कि D वाला बच्चा है जो सिर्फ एक ही स्कूल में है, या C जो है वो चारों स्कूल में है, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये 1 to many, एक बच्चा many स्कूल्स में जा सकता है, बहुत सारे स्कूल्स में जा सकता है। नेक्स्ट है many to many। Many to many relation occurs with multiple records in a table are associated with multiple records of another table। एक many relationship with many relationship, और सॉरी मैनी रिलेशनशिप नहीं, इनका ये कहना है कि एक रिकॉर्ड जो है, एक एंटिटीज जो है एंड दूसरी एंटिटीज जो है वो बहुत सारे रिलेशनशिप को कर सकेगा। जैसे कि समझ लो हमारे पास एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय वाली एंटिटी है एंड एक प्रोजेक्ट वाली एंटिटी है। समझ लो एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट, ये हमारे पास 2 एंटिटीज है। सो जो इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज है समझ लो 4 एंड हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स है। इन्होंने कहा है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, यानी कि एक आदमी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, या फिर एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे आदमी या बहुत सारे एम्प्लॉयज भी काम कर सकेंगे। समझ में आया इसका मतलब? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यानी कि इस साइड से जो एंटिटी है उसका एंड इनके बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा, यानी कि एक आदमी बहुत सारे प्रोजेक्ट में भी पार्ट ले सकता है, या फिर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हिस्सेदार होंगे। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब ये जो बाकी का पार्ट है, आई डोंट नो ये लाइन कहाँ से आई, ये जो बाकी का पार्ट है SQL वाला यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। एंजॉय किया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।